हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज हम सब लोग एक केस स्टडी को देखेंगे। एक ऐसा केस जो अपने समय में बहुत ही विवादों में रहा था और आज भी इस केस का जिक्र अक्सर ही देखने को मिलता है। तो आइए इस केस को हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस केस का जो पूरा नाम है वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो केस। बट चूंकि ये नाम थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इस केस को कॉमनली शाहबानो केस के नाम से जाना जाता है। तो शाहबानो इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। सन 1932 में शाहबानो का निकाह मोहम्मद अहमद खान नाम के एक शख्स से होता है, जो कि पेशे से एक जाने माने वकील थे। इन दोनों की शादी से 5 बच्चे भी थे। तो शादी के 14 सालों के बाद अहमद खान कम उम्र की एक दूसरी महिला से ये दूसरी निकाह कर लेते हैं। अब चूंकि इस्लाम में ये वैलिड है, क्योंकि इंडिया में भी क्या है कि मुस्लिम्स लोग अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं और उसमें पॉलीगमी अलाउड है, मतलब एक से ज़्यादा बीवियां रखना अलाउड है। तो ये लीगल है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। फिर कई सालों तक ये दोनों बीवियों के साथ रहने के बाद ये पहली बीवी शाहबानो को तलाक दे देते हैं। शाहबानो की उम्र जब तलाक दी गई थी तब उनकी उम्र 62 साल थी और वो साल था 1978। तो 1978 में जब ये तलाक दे रहे थे अपनी पहली बीवी शाहबानो को, तो इन्होंने वादा किया था कि तुम्हें मेंटेनेंस मनी दिया जाएगा जो कि 200 रुपये पर मंथ होगा। लेकिन कुछ महीने मेंटेनेंस मनी देने के बाद ये फाइनली उस बात से मुकर जाते हैं और ये मेंटेनेंस मनी जो कि 200 रुपये पर मंथ इन्होंने प्रॉमिस किया था, उससे ये मुकर जाते हैं। तो जब शाहबानो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो वो एक क्रिमिनल सूट फाइल करती है और वो करती है इंदौर के लोकल कोर्ट में। और वहाँ वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का यूज़ करती हैं और वो कहती हैं कि मेरे पास चूंकि पैसे का कोई साधन नहीं है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मेरे और मेरे बच्चों के पालने के लिए मुझे मेंटेनेंस मनी अपने हस्बैंड से चाहिए। तो जब पहले तो ये अपने हस्बैंड से 200 रुपये मांग रही थी, लेकिन जब ये कोर्ट में केस करती हैं तो वहाँ ये 500 रुपये पर मंथ का डिमांड करती है। तो ये सब देखकर इनके जो पति होते हैं मोहम्मद अहमद खान, जो कि इस्लाम में तलाक देने के अलग अलग हैं, तलाक एहसन, तलाक हसन, फिर तलाक बिदत, अलग अलग तरह के तलाक के टाइप्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इररिवोकेबल तलाक मतलब ट्रिपल तलाक, जो कि एक सबसे खराब फॉर्म होता है तलाक का इस्लाम में, उसे ये यूज़ करते हैं और अपनी जो पहली बीवी है शाहबानो, उसे ट्रिपल तलाक दे देते हैं, जो कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से उस समय तक वैलिड था। हालांकि अब इसे 2019 में इसे इनवैलिड करार दिया गया है, इसे इस तलाक को बैन कर दिया गया है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, कोर्ट में केस तो ऑलरेडी पहली बीवी ने कर ही दिया था। तो अगस्त 1979 में लोकल कोर्ट का फैसला आता है और वो हस्बैंड अहमद खान को 25 रुपये पर मंथ अपनी बीवी को देने को कहते हैं कि आपको 25 रुपये पर मंथ अपनी बीवी को देने पड़ेंगे। तो फाइनली इस फैसले से कहीं ना कहीं शाहबानो खुश नहीं थी, क्योंकि वो डिमांड 500 रुपये के कर रही थी और मिला सिर्फ 25 रुपये पर मंथ। तो वो क्या करती है, हाई कोर्ट मूव कर जाती है और हाई कोर्ट मूव करती है। तो लगभग 1 सालों के बाद 1 जुलाई 1980 को हाई कोर्ट का फैसला आता है और वो इस मेंटेनेंस अमाउंट को बढ़ाकर 179 रुपया 20 पैसा कर देते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं शाहबानो की जीत हुई, क्योंकि 200 रुपये ये स्टार्टिंग में अपने पति से मांगी थी और लगभग 200 रुपये के आसपास इनको अब मिल रहा था। तो इस फैसले से इनके पति जो हैं अहमद खान, वो खुश नहीं थे और वो क्या किए, वो आगे सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए। और जब वो सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं तो वहां वो अपने पिटिशन में कहते हैं कि शाह बानो इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। शाह बानो की अब मतलब मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी है, क्योंकि अब मेरे पास दूसरी वाइफ है और चूंकि इस्लामिक लॉ में ये अलाउ है कि मैं एक से ज़्यादा बीवियां रख सकता हूँ, तो मैं लीगली सही हूँ और शाह बानो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं उन्हें ये पैसे कैसे दे सकता हूँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की एक बेंच बैठी, मुर्तजा फजल अली, ये पहले जो जस्टिस थे, और दूसरे ए वरदराजन, ये दोनों ने इस मामले को देखा। और जब भी आप हायर जुडिशरी में मूव करते हैं एक कोर्ट से अगले कोर्ट में हायर में,
तो हायर कोर्ट अक्सर ये करती है कि वो पहले लोअर कोर्ट के फैसले को देखती है, वो और उसके फैसले से ही वो कोई नया फैसला सुनाती है, उस फैसले को देखने के बाद ही। तो ये जो 2 जजों की बेंच थी, इन्होंने पहले के फैसले देखे हाई कोर्ट के और लोअर कोर्ट के, और इन्होंने ये कहा कि भाई लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट ये जो दोनों फैसले थे, ये दोनों के फैसले में जो सेक्शन 125 यूज़ किया गया था, वो कहीं न कहीं सही था, क्योंकि ये जो सेक्शन 125 है ये सबके लिए है। आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्योंकि ये क्रिमिनल क्रिमिनल सूट है और क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके लिए सेम है। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। तो इन्होंने फिर क्या कहा, इन दोनों ने कोई फैसला नहीं सुनाया, मुर्तजा फजल अली और ए वरदराजन ने, बल्कि इस केस को एक लार्जर बेंच को मूव कर दिया। अब लार्जर बेंच ये होते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ दो ही जज बैठे थे, मुर्तजा फजल अली और ए वरदराजन। तो इन्होंने क्या कहा कि आगे एक लार्जर बेंच इस केस को देखेंगे। लार्जर बेंच मतलब दो से ज्यादा, क्योंकि दो तो अभी है ही। तो जब तक ये लार्जर बेंच तक जाती है केस, तब तक AIMPLB मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस केस में आ जाते हैं, और जमीयत उलेमा हिंद भी आ जाते हैं। और ये अलाउ होता है लीगली कि अगर आप इस केस में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, कुछ नई बातें जोड़ना चाहते हैं, तो आप इस केस में एज एन इंटरवेनर ऐड हो सकते हैं। तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद, ये दोनों इस केस में ऐड हो जाते हैं। तो वो जो 5 जजों की बेंच तक ये मामला पहुंचा, तो वो 5 जज यही थे। एक तो थे जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे, चंद्रचूड़, है ना? फिर रंगनाथ मिश्रा जी, DA देसाई, O चिन्नप्पा रेड्डी, ES वेंकटरमैया, ये जो यही वो 5 जज थे जिन तक ये मामला पहुंचा था। तो फाइनली अब तक 7 साल बीत चुके थे। 1978 में उन्हें तलाक दिया गया था, और उसी टाइम वो कोर्ट गई थी, लोकल कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आते आते शाहबानो को लगभग 7 साल बीत चुके थे। लेकिन जब इस कोर्ट का फैसला आया 23 अप्रैल 1985 को, तो कोर्ट ने एक स्वर में, पांचों जजों ने एक स्वर में, मतलब सबका फैसला एक ही था, और उन्होंने क्या किया कि ये जो अहमद खान की जो अपील थी, जो पैसे देने से मना कर रहे थे अपनी वाइफ को, इसे डिसमिस कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला था वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था, और आपको अपनी बीवी को वो जो मेंटेनेंस मनी है वो देना ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेक्शन 125 ऑफ CRPC को अप्लाई किया, और उन्होंने कहा कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी नस्ल के हो, किसी भी धर्म के हो, आप पर 125 सेक्शन लागू होता ही होता है, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ है। इंडिया में सिविल लॉ सबके अलग अलग हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक ही है। आप मर्डर कीजिएगा, आपके ऊपर भी वही चार्ज लगेंगे जो किसी हिंदू, किसी सिख या किसी ईसाई पे लगेंगे। तो इन्होंने शाहबानो को वो पैसे देने को कहे, मतलब इनके पति को कहे कि आप शाहबानो को वो मेंटेनेंस मनी दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ और जिक्र किया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 125 का जब जिक्र किया, तो उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि मेरे फैसले, मतलब सेक्शन 125 के फैसले और मुस्लिम लॉ जो कहती है आप लोगों के, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लॉ भी हस्बैंड पे एक बाध्यता लगाती है कि अगर वो अपनी पत्नी को तलाक देते हैं, तो उन्हें अपनी पत्नी को मेंटेनेंस मनी देना ही होगा। अगर पत्नी इस काबिल नहीं है कि वो पैसे कमा पाएँ, या वो अगर कुछ नहीं करती हैं, तो आपको वो मेंटेनेंस मनी देने ही पड़ेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुरान का भी ज़िक्र किया कि कुरान को भी अगर देखा जाए और उसे पढ़ा जाए, तो उसमें भी कहीं पे ऐसा नहीं है कि वो हस्बैंड को ये छूट देते हैं कि वो वाइफ़ को तलाक देकर उसे ऐसे ही छोड़ दें, और कहीं न कहीं कुरान में भी इस बात की बाध्यता है कि वो पति पे इस बाध्यता लगाती है कि उन्हें अपनी पत्नी को मेंटेनेंस मनी देना होगा। ये प्रोविज़न है अगर आप उन्हें तलाक देते हैं तो, और अगर वो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट लास्ट में अपने जजमेंट में ये भी कहती है, आर्टिकल 44 का जिक्र करती है, जो कि हमारे संविधान में है आर्टिकल 44, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, मतलब वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 44 में अब तक सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया है, और ये एक डेड लेटर की तरह पड़ी हुई है, मतलब एक मृत पत्र की तरह पड़ी हुई है। इस पर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प इस तरीके से करेगा, क्योंकि जब इंडिया में क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है, तो सिविल लॉ भी कहीं ना कहीं सबके लिए एक होना चाहिए था। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आना था कि बस चारों तरफ कंट्रोवर्सी, चारों तरफ एक बहुत ही अजीब तरीके का माहौल बन गया था।
प्रेस जो थे मतलब मीडिया वो इसे नेशनल इशू बता दी थी और मुस्लिम समाज पूरा सड़कों पर आ चुका था क्योंकि मुस्लिम समाज का बस एक ही बात कहना था कि ये हमारे धर्म पर हमला है, अटैक टू दियर रिलीजन। और फिर वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये इस बात पर भी हमला है कि हमें अपने रिलीजियस जो पर्सनल लॉ हैं उसे फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, जो कि हमारा अधिकार है। और इस सभी प्रोटेस्ट में जो सबसे आगे एक संस्थान थी वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि 1973 में इनका गठन हुआ था। और इनका गठन ही कहीं ना कहीं इसीलिए हुआ था कि वो जो मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ है शरिया लॉ, इसे उन्हें मतलब इस शरिया लॉ की इन्हें रक्षा करनी है, उसे अपहोल्ड करना है। अब आगे राजनीतिक रूप से बात करें तो 1984 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो इनके पास एक बहुत ही एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी क्योंकि 1984 में ही इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था और असैसिनेशन के ठीक बाद ही ये चुनाव हुए थे। तो कहीं ना कहीं जनता की सांत्वना थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ और उन्हें एक बहुत भारी बहुमत दी थी जनता ने। 543 में से 414 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी लोकसभा में, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इससे ज़्यादा सीटें आज तक जनता ने कभी किसी पार्टी को नहीं दी। एकदम एब्सोल्यूट मेजोरिटी 414 सीटें। तो इतना सब कुछ था लेकिन फिर भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राजीव गांधी जी से कहा कि अगर हम लोगों ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है मुसलमानों के प्रति, उनके लॉ के प्रति, अगर हम लोगों ने पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाकर इस जो जजमेंट है इसे हम लोगों ने ओवरटर्न नहीं किया, मतलब इसे बदला नहीं, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही नुकसान सहना पड़ेगा और हो सकता है हम लोग आगे के आने वाले चुनाव हार जाएं। तो फाइनली जब सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी पर लोगों ने जब प्रेशर डाला तो फाइनली 1986 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और वो लॉ का नाम था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो ये लॉ में क्या था, ये जो लॉ था ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाइड कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। और इन्होंने इस लॉ के थ्रू ये कहा कि जो मुस्लिम में जो मेन है जब वो विमेन को मतलब अपनी बीवी को तलाक देंगे तो उन्हें मेंटेनेंस मनी देना होगा, लेकिन सिर्फ 90 दिनों तक, जब तक ये इद्दत का पीरियड होता है। इद्दत या इद्दा एक पीरियड होता है, तलाक के बाद 90 दिनों का जनरली ये पीरियड होता है। तो तब तक ही बस इन्हें मेंटेनेंस मनी देना है, उसके बाद इन्हें मेंटेनेंस मनी नहीं देना है। उसके बाद लड़की के घर वाले जाने या तो फिर वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक बोर्ड होता है जो कि बेसिकली वक्फ पे सारे प्रॉपर्टी देखते हैं वक्फ के, और फिर कई मामलों में ये फैसले भी सुनाते हैं अपने धर्म के लोगों के लिए। तो ये बाकी उनके परिवार जाने या वक्फ बोर्ड जाने, ऐसा इस लॉ में राजीव गांधी जी ने पास करवाया था। अब हालांकि जब ये लॉ पास करवाया गया तो इसे डिस्क्रिमिनेटरी कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, ऐसा इस लॉ पे आरोप लगा क्योंकि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे ये बेसिक मेंटेनेंस का हक छीन रहे हैं ये लॉ। क्योंकि सेक्युलर लॉ मतलब बाकी जो और धर्मों में जो लॉ है वो ऐसे नहीं है, वहाँ पे महिलाओं को उनके जो बेसिक राइट्स हैं, मेंटेनेंस राइट, वो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप मुस्लिम महिलाओं से ये हक छीन रहे हैं, ऐसा आरोप लगा राजीव गांधी के ऊपर। तो ये इस लॉ का बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ, सोसाइटी के हर तबके के लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया। और इस लॉ जो बनाए राजीव गांधी, इसे कहीं ना कहीं अपीजमेंट कहा गया, मतलब कि आप मुसलमानों को खुश करने के लिए आपने ऐसा लॉ बनाया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी पे एक बहुत ही बड़ा ये आरोप लगा। और बीजेपी जो उस समय बहुत ही एक छोटी पार्टी थी, 1984 के चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट थे, लोकसभा में सिर्फ दो ही मेंबर थे बीजेपी के। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये एक अपीजमेंट है, मतलब मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कानून बनाया गया है। और अगर आप ऐसा कानून बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं नॉन मुस्लिम मेन के साथ, जो मुस्लिम नहीं है जो मेन, उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। क्योंकि जो नॉन मुस्लिम मेन है वो जब अपनी बीवियों को तलाक देते हैं तो उन्हें मेंटेनेंस मनी देना पड़ता है, और ये कानून आपने सिर्फ मुसलमान व्यक्तियों के लिए ही बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है नॉन मुस्लिम मेन के लिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा बीजेपी ने कि ये कहीं ना कहीं वायलेशन है, मतलब वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट। कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और आपने कानून बनाकर उस फैसले को ही बदल दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्री के सबसे हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसकी भी कहीं ना कहीं इंसल्ट है।
तो ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर। उस समय के जो एक लॉयर थे, बहुत ही फेमस लॉयर, अभी हाल ही में 2 साल पहले इनका निधन हुआ है, राम जेठमलानी, पहले ये लॉ मिनिस्टर भी रहे थे उसके पहले। तो इन्होंने भी यही कहा, इस लॉ को अपोज किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। फिर राजीव गांधी के एक कलीग थे, एक दोस्त थे, आरिफ मोहम्मद खान, जो आज बीजेपी में है और केरला के आज के गवर्नर हैं। तो इन्होंने भी क्या किया कि पार्टी से इस्तीफा दिया। उस समय ये कैबिनेट में मिनिस्टर भी थे, राजीव गांधी के कैबिनेट में। तो इन्होंने ना तो सिर्फ अपना कैबिनेट पोस्ट छोड़ा, बल्कि कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया इस लॉ के प्रोटेस्ट में, कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत किया। तो इस लॉ से हुआ क्या कि मुस्लिम विमेन, जिनको हर महीने 500 रुपये मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उनको क्या हुआ, सिर्फ एक ही बार एक बड़ा अमाउंट मिल जाता था जब तक इद्दत का पीरियड चलता था। उसके बाद उन महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं था। तो जब जब भी ये सब कोई लॉ बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होता है, वो होता है जुडिशियल रिव्यू का। जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो वो कोर्ट के पास जाती है, आर्टिकल 13 के थ्रू कोर्ट उसका वैलिडिटी का जांच करते हैं कि ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी बीजेपी की, तो उन्होंने एक कानून बनाया था, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उससे क्या होता है कि आज के जो जजों के ट्रांसफर होते हैं, जो जजों जजों की भर्तियां होती है, वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है। तो उसको चेंज करने के लिए एनजैक लाई थी भाजपा। तो वो लोकसभा में भी पास हो गया 2014 में ही। 2014 में अगले ही दिन वो राज्यसभा में भी पास हो गया, और हर जगह सभी पार्टियों का समर्थन था। फिर क्योंकि ये कानून में परिवर्तन करना था, संविधान में परिवर्तन करना था, इसीलिए ये राज्यों से भी पास करवाना था। तो 16 राज्यों की सरकारों ने भी इसे पास कर दिया था। फिर राष्ट्रपति ने भी, जो कि प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी साइन कर दिया था। ये केस, ये जो लॉ था, ये मतलब जो कानून था जो भाजपा ने बनाया थी एनजैक, ये कहीं ना कहीं ये लागू भी हो गया था। लेकिन जब ये कोर्ट में ये पहुंचा ये कानून, और वहां कोर्ट जब इसके वैलिडिटी की जांच की, तो कोर्ट ने एनजैक को नल एंड वाइड घोषित कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई सरकार हमारे लिए ऐसा कानून नहीं बना सकती है, कोई सरकार ये नहीं बता सकती है कि हाँ, कोर्ट में जजेस की कैसे भर्ती होगी। और उन्होंने एनजैक को नल एंड वाइड कर दिया था। तो वो इसीलिए किया था क्योंकि कोर्ट के पास एक पावर होता है, जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ भी जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। तो जब ये कानून, जो कि राजीव गांधी की सरकार ने बनाया था, द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ये जब एक्ट, जो ये जो कानून था, वो जब कोर्ट में पहुंचा था जुडिशियल रिव्यू के लिए, तो उस टाइम भी वकील वही थे जो कि शाह बानो के वकील थे, शाह बानो के केस में, डेनियल लतीफ़ी। तो ये जब एक्ट जब कोर्ट पहुंचा था तो वो 2001 था। तो कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस मेंटेन किया इसमें जजमेंट देते टाइम, और उन्होंने इस केस की संवैधानिकता को जांच ना करते हुए, उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, इन्होंने एक बैलेंस मेंटेन किया और कहा कि मुस्लिम विमेन के राइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसे हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आगे के जजमेंट्स में कहीं ना कहीं इस कानून को नल एंड वाइड किया गया, ख़त्म किया गया, और मुस्लिम विमेन के राइट पे ध्यान दिया गया। तो यही था वो कानून, और उसके बारे में जो कंट्रोवर्सी था, राजीव गांधी के बनाए हुए कानून के बारे में जो कंट्रोवर्सी था, वो यही सब था। तो अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।